अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ओम शांति शांति शांति। हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी और इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी कर्मठ जुझारू नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो दिल्ली से वर्चुअल हमसे जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपने उद्गार प्राकृतिक कृषि के लिए और सबको प्रेरणा देने के लिए दिए, ऐसे यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्री कमल पटेल जी, मंत्री किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश, माननीय श्री शैलेंद्र सिंह जी, कृषि उत्पाद आयुक्त, उपस्थित सभी किसान भाइयों और बहनों, कृषि से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक, कृषि के सभी अधिकारी, आप सबका आज के इस प्राकृतिक प्रशिक्षण शिविर में मैं बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं और सबको नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी के विचार सुने हैं। आप सभी किसान के भविष्य के लिए कितने चिंतित हैं और सभी की इच्छा है कि मेरे प्रदेश का, मेरे देश का किसान समृद्ध हो, उन्नत हो, खुशहाल हो। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के चहुमुखी विकास के लिए रात और दिन लगातार वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और किसानों के लिए उन्होंने अनेक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की हैं और उनकी इच्छा है कि भारत के किसान की आय बढ़े, वो समृद्ध और उन्नत हो और जो आने वाले भविष्य में चुनौतियां हैं जिनका जिक्र श्री नरेंद्र तोमर जी ने किया कि वो इतने दूरगामी हैं कि वो भारत के सुमंगल भविष्य के लिए केवल कृषि नहीं अपितु हर क्षेत्र में जो नई नई योजना दे रहे हैं, उनकी इच्छा कि भारत आत्मनिर्भर हो, भारत समृद्ध और उन्नत हो, किसी की ओर ना देखे, ऐसा देश वो बनाना चाहते हैं। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से नजदीक से कभी परिचय में नहीं आया, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनके कार्यों को देखता हूं, उनके पैशन को देखता हूं, उनका समर्पण, और जिस भी कार्य को वो लेते हैं वो उसको पूरे अंतर मन और मन योग से लेकर के पूरा करने का काम करते हैं। इसी का कारण रहा कि मध्य प्रदेश जो बड़ा दीनहीन सा प्रदेश था, जहां के बारे में एक बीमारू राज्य की कल्पना की जाती थी,
आज मध्य प्रदेश भारत की नाभि की तरह, जैसे शरीर में नाभि शरीर का केंद्र बिंदु होती है और वहीं से शरीर का आहार पूरा पहुंचता है, ऐसे ही इस प्रदेश ने अन्न उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि जो रात और दिन इस प्रदेश के विकास उन्नति के लिए समर्पित होकर के गरीब, किसान, मजदूर और हर इस प्रदेश के नागरिक के उन्नति कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4-5 बार मेरे से बातचीत की। आप इससे विचार कर सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने किसान की कितनी चिंता करता है। पूरे देश में मैं जाता हूं, अनेक प्रांतों में मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है इसी काम के लिए, लेकिन जितना स्नेह, आकर्षण, अपनापन और जितनी रुचि आदरणीय चौहान साहब ने इस मिशन के लिए दिखाई, उतनी मुझे अब तक कम मिली है। तो मैं इनको बधाई देता हूं। इन्होंने जो सम्मान, जो स्नेह, अपनापन मुझे भी दिया, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। भाइयों और बहनों, अब मैं अपने विषय की ओर आ रहा हूं और ये जानकारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े विस्तार से दी है। छिंदवाड़ा के लोगों की इतनी भीड़ में सामने देख रहा हूं और ऐसे अनेक स्थलों पर जहां भी लोग बैठे हैं वो ऐसे बैठे जैसे विद्यार्थी क्लास में बैठता है और इतना रुचि लेकर के बैठे हुए हैं। इन लोगों के इस भाव को देखकर मैं अनुभव कर रहा हूं कि लोगों को दबाव देकर के भीड़ के रूप में इकट्ठा नहीं किया गया, अपितु एक मिशन, एक नई क्रांति, और मैं कह सकता हूं कि आज का दिन मध्य प्रदेश के किसान के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जहां इतनी बड़ी प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री तोमर साहब का जो विजन है, उस विषय को इतनी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए लागू करने के लिए तत्पर है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश के किसान जितने मेहनती हैं, जितने जुझारू हैं, जितने कर्मयोगी हैं, इस विषय को समझ पाए तो मध्य प्रदेश का नहीं, आप पूरे भारत देश और विश्व का नेतृत्व कर पाएंगे। आज जो चर्चा मैं आपके बीच में करने लगा हूं, ये मेरा भाषण नहीं है, ये मेरा भाषण नहीं है। मैं खुद एक किसान हूं। भाइयों और बहनों, मैंने अपने हाथ से हल भी चलाया है, मैंने हाथ से गाय भैंस का चारा भी किया है, मैं दूध भी बहुत बढ़िया निकालता हूँ, फावड़ा भी बहुत बढ़िया चलाता हूँ। आज भी आप जितने किसान बैठे हैं, कभी मुकाबला करने की जरूरत पड़े तो मैं खेत में आपके साथ पूरे दिन काम इस समय भी कर सकता हूँ। तो मैं किसान के नाते आज जो चर्चा करूंगा भाषण की नहीं, ये प्रैक्टिकल है, जो मैंने व्यवहारिक अपने खेत में किया। और जिस खेत में किए व्यवहारिक विषय को मैंने हिमाचल प्रदेश में शुरू किया, उसके बाद गुजरात में किया, और पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में लोगों ने जिस तेजी से इस विषय को अपनाया है, वो विषय आज आपने निश्चित रूप से यदि सुनेंगे
और मजे की बात यह है, ये इतना आकर्षक है, इतना आनंद आपको आएगा, बिल्कुल बोर आप नहीं होंगे, कतई बोर नहीं होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं 35 वर्ष तक बच्चे पढ़ाता रहा हूं, और वो अध्यापक किस काम का जिसकी क्लास में बालक बोर हो जाएं, छात्र बोर हो जाएं। तो 35 साल में विद्यार्थी पढ़ाता रहा हूं, और अब मैं किसानों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं। आपको अब अपना विषय, यहां से हुई घटना, मैं गुरुकुल है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जिसमें 1500 बच्चे 14 स्टेट के मेरे पास पढ़ते हैं। और वो गुरुकुल ऐसा बन पाया, परिश्रम किया कि अभी वहाँ टेस्ट हुए हैं प्रवेश के लिए। मुझे 250 बच्चे लेने थे 5वीं से 11वीं तक, उसके लिए 9500 बच्चे वहाँ के एग्जाम में बैठे। 9500 बच्चे में से 250 बच्चे लिए हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका कितना ऊंचा पढ़ाई का स्तर है। IIT, PMT, NDA में 12वीं करते करते ही बच्चे चले जाते हैं। तो उस गुरुकुल में मैं 35 वर्ष प्रधानाचार्य रहा, और अब भी मैं ज्यों का त्यों से जुड़ा हुआ पैटर्न हूँ। वो पूरा आवासीय है, और वहाँ 200 एकड़ हमारी जमीन है, 200 एकड़। अब उस बच्चों के लिए जो भोजन की व्यवस्था मैं करता था, तो उसी खेत से मैं करता हूँ। 350 मेरे पास गाय हैं, साहिवाल, थारपार, कराठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, हॉस्टन फ्रीजन, जर्सी, 8 तरह की ब्रीड मेरे पास है। घोड़े हैं बच्चों की राइडिंग के लिए। तो मैं जो खेती करता था अपने खेत में, वो वही करता था जो आप और सब करते हैं। यूरिया, DAP, कीटनाशक, सब कुछ वही डालता था मैं अपने खेतों में, और वही अनाज, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी उन बच्चों को खिलाता था। एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ। मेरे खेत का एक कर्मचारी खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। गर्मी में कीटनाशक उसके दिमाग में चढ़ा और बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। दूसरा नौकर दौड़ा आया, उसने कहा जी अमुक कर्मचारी बेहोश हो गया। हम दौड़े गए, गाड़ी में उसको लेके अस्पताल में भर्ती कराया। 2-3 दिन में उसका जीवन तो बच गया। लेकिन इस घटना ने मुझे विचार दिया कि तेरे पास देश के 1400 मासूम बच्चे पढ़ते हैं, और जिस कर्मचारी ने कीटनाशक का छिड़काव किया, इसने उस कीटनाशक को ना तो पिया था न खाया था, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं इन बच्चों को इस जहर को दाल में, साग में, सब्जी में, फल में सीधा जहर डलवा करके इन बच्चों को खिला रहा हूं। इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि मैं ये जहर अपने पढ़ने वाले बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। और मैं सीधा एग्रीकल्चर विभाग के ऑफिस में गया। वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के एक डॉक्टर हरिओम जी मेरे परिचित थे, उनसे मिला। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इस रासायनिक खेती से दूसरा कोई विकल्प है खेती करने का? तो उन्होंने कहा कि है। वो क्या है कि जैविक खेती है। मैंने उस जैविक खेती को समझा, और मुझे जानकारी जैसे अभी मिली कि मध्य प्रदेश में बहुत से किसान जैविक खेती को कर रहे हैं, और भारत के अलग अलग भागों में भी जैविक खेती की जा रही है। और पिछले 30-40 साल से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें इस पर बड़ा अनुदान भी देती हैं, सहयोग भी करती हैं, और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा। तो मैंने भी वो काम शुरू किया। मैंने पिट बनाए,
उनमें गाय का गोबर डाला, उसमें केचुआ जो प्रयोग होता, अर्थवर्म केचुआ कहते हैं ना, समझते हो ना, वो आयात किया जाता, वो केचुआ डाला खरीद करके, फिर उसको उलट पुलट करना पड़ता है, 1.5-2 महीने में खाद बनता, फिर वो छानना पड़ता, केचुए अलग और खाद अलग करना पड़ता है। ये सारे काम मैंने शुरू किए और मैंने पूरे खेत में नहीं किया, केवल 5 एकड़ में मैंने ये जैविक खेती शुरू की। अब पहले साल मैं सीधा रासायनिक से जब जैविक खेती में आया तो मुझे कुछ नहीं मिला, सारा कीट पतंग खा गए और कोई लाभ मेरे को जैविक खेती से नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जहर की ओर नहीं जाना। मुझे पता था कि 1-2 साल दिक्कत आएगी। मैंने अगले साल फिर वही खेती की, जैविक खेती, और जैविक खेती में दूसरे साल मेरे को 50% बचा, 50% उत्पादन मेरा हुआ। लेकिन न तो मेरी लागत कम हुई, न मेरी मेहनत कम हुई। और तीसरे साल भी मैंने किया तो लगभग 80% उत्पादन मिला, लेकिन लागत कम मेरी नहीं हुई, मेहनत मेरी कम नहीं हुई। मैंने विचार किया कि जिस मेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस व्यक्ति के पास है ही 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन, और वो जैविक खेती में उसको हम सीधा प्रवेश कराएंगे, तो आज के महंगाई के जमाने में जिस किसान का पूरा परिवार पल ही 2-3 एकड़ पे रहा है और उसका पहले साल उत्पादन यूं घटेगा, दूसरे साल भी इस तरह से कम रहेगा और 3 साल तक पूरा नहीं होता, उसमें मेहनत कम नहीं होती। जैविक खेती में खरपतवार इतना बढ़ता है क्योंकि उसमें गोबर की खाद बहुत डालनी पड़ती है। गोबर की खाद में खरपतवार बढ़ता, उसको लेबर लगाने में बहुत लगती है। और उसमें जो केचुआ पाला जाता है वो भारतीय नहीं है, वो विदेश से लाया हुआ है। वो केचुआ कैसा है, वो 28 डिग्री से ऊपर तापमान में जिंदा ही नहीं रहता और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है, वो बीमारियों का कारण भी बनता है और उसको खाद को बनने में 1.5-2 महीना भी लगता है। इतना लंबा प्रोसीजर, कभी उसको छानो, कभी गोबर को उसमें डालो, फिर उसको खेत में ले जाओ, फिर खरपतवार निकालो, और उत्पादन भी 3 साल पूरा नहीं मिलता, तो आम किसान इसे कैसे सहन करेगा? ये घाटे का सौदा है। मैंने विचार किया और अब मैं असमंजस में था कि मैं वापस रासायनिक खेती की ओर जाऊं, अब इस जैविक खेती को करूं तो ये तो घाटे में ले जाएगी मेरे को। तो इस असमंजस में मैं पड़ा हुआ था, तो मैंने निर्णय लिया कि दोबारा रासायनिक की ओर जाते हैं, लेकिन जितना जहर डालता हूं, जितना यूरिया डीएपी डालता हूं, उसे कम करूंगा डालना। यूं सोच रहा था। यूं सोचते सोचते ईश्वर ने रास्ता दिखाया। एक पद्मश्री सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती का प्रचार करते थे, लगता है आप में उनसे परिचित लोग हैं, इसलिए उनकी ताली आपने बजाई। बहुत अच्छा, आए हुए हैं लोग। मारुति भाई आए हैं क्या? अच्छा, बैठे हैं। आपकी सेना आई है? हाँ, ये मुख्यमंत्री जी, ये हमारे करीब 200 लोगों की प्रदेश में एक टीम है जो विशुद्ध वो खेती करती जिसकी चर्चा मैं आज करने लगा हूं आपके बीच में। और ये 200 लोग हमारे ट्रेनर बनेंगे और इस प्रदेश में बहुत बड़ा काम इनके द्वारा हम कराने वाले हैं। तो हुआ क्या, मैंने अपने गुरुकुल में, जैसे आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने आप 500 लोगों को इकट्ठा, 800 को यहाँ किया हॉल में, और पूरे प्रदेश में 101,65,000 लोग विधिवत बैठे हैं और अपने घरों में भी 9 लाख से ज़्यादा लोग आज के इस कार्यक्रम से में जुड़े हुए हैं।
उन सब से मेरा आग्रह जो मुझे सुन रहे हैं, आज कृपया 1 घंटा जरूर निकालें। आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, एक नया चिंतन और सोच मिलने वाली है। तो मैंने अपने गुरुकुल में ऐसे 500 किसान बुलाए और पालेकर जी का शिविर लगाया। कॉपी पेन लेकर के मैं बीच में बैठा, 5 दिन मैंने उनसे ट्रेनिंग ली। और वो ट्रेनिंग लेके मैंने क्या किया, वो जैविक खेती 5 एकड़ में जो करता था ना, उस 5 एकड़ से बिल्कुल नई 5 एकड़ मैंने जमीन ली जिसमें रासायनिक करता था। और फिर मैंने पालेकर की विधि से प्राकृतिक खेती उसमें शुरू की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मैंने की विधि से। आधी अधूरी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, नियम तोड़ के करोगे नहीं मिलेगा। पूरे मनोयोग से, पूरी विधि से करोगे, पहले ही साल मेरे को उस रासायनिक खेती से आकर लगभग उतना मिल गया जितना रासायनिक खेती में मिलता था पहले ही साल। और दूसरे साल मेरा और बढ़ गया और तीसरे साल और बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा, ये सारी जानकारियां आपको मैं अभी देने वाला हूं। तो मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा। जहर वाली खेती, उसका जो भविष्य है मेरे भाई और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की है। एक समय था जब उसकी मांग जरूर थी, लेकिन इस समय मैं अपनी बात नहीं कह रहा, यूएनओ की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें यूएनओ ने घोषणा की है कि अगले 50 साल के बाद यदि यूं ही यूरिया डीएपी डालते रहे धरती में, तो आने वाले 50 साल के बाद धरती कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगी। धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। यूरिया डीएपी डालते रहोगे, कुछ नहीं दे पाएगी। ये यूएनओ की रिपोर्ट है। एक बात। नंबर 2, जिस समय भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ, ये हरित क्रांति शुरू हुई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी, उस समय उत्तर प्रदेश में थी, आजकल उत्तराखंड में है। और वहाँ जब वो प्रारंभ हुई तो उसमें एक डॉक्टर मैंने थे जो कृषि वैज्ञानिक हैं और अमेरिका में पढ़ के आए, और इस मिशन से वो भी जुड़े। अभी उन्हें डॉक्टर मैंने की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा है कि जब हमने पंतनगर से हरित क्रांति का बिगुल बजाई देश के लिए, उस समय हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी नहीं अपितु पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% से ऊपर था। अब बोलो भाई, मेरे पीछे चुप नहीं रहना, मेरी क्लास में कितना था? 2.5% से ऊपर था ऑर्गेनिक कार्बन भारत की धरती का। और इस समय पंतनगर यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 पे है। कितना है? 0.6 पे है। 2.5% से हमने ये प्रगति की कि उसको 0.6 पे ले आए। और साइंस की भाषा में जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3456 है, वो लगभग बंजर हो चुकी। भारत की यदि सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन देखें तो अब 0.5 पे आ चुका है। यानी इसमें अब और ज्यादा यूरिया डालना पड़ेगा, और ज्यादा डीएपी डालना पड़ेगा, और ज्यादा बीमारी आएंगी, कीटनाशक डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि धरती की उपजाऊ क्षमता घटती चली गई। इतनी कमजोर हो गई धरती कि उसमें लागत किसान की बढ़ती जाएगी।
उत्पादन घटता जाएगा। ये अभी दिखाई दे रहा बढ़ता हुआ। आप याद करो, बोलना है आपने, जब हमारे बुजुर्गों ने रासायनिक खेती शुरू की तो प्रति एकड़ 10-20 किलो यूरिया डीएपी डालते थे, वो 10-20 किलो, और उत्पादन बढ़ता था, हाँ या ना? बढ़ता था। अब एक एक एकड़ में 4-4, 5-5 बैग, थैले, कट्टे डालने पड़ते हैं। यूरिया बढ़ रहा और उत्पादन घट रहा, हाँ या ना? हो गया कि नहीं? आलू आप में कोई पैदा करता है क्या? आलू एक एकड़ में कितना यूरिया डीएपी डालते हो बेटे? 8-9 बैग एक एकड़ में डालते हो बेटा। एक एकड़ में 8-9 बैग यूरिया डीएपी के, और ऊपर से 3-4 कीटनाशक के स्प्रे। उस आलू को जो खाएगा वो कैंसर के बिना बच सकता है क्या? ये आज स्थिति बन चुकी है, और ये हर चीज में बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण अभी मैं गुजरात में था, कैंसर स्पेशलिस्ट है हमारा डॉक्टर जयेश जी पटेल, उन्होंने बताया कि केवल अहमदाबाद की रिपोर्ट है, अहमदाबाद ओनली, कि उनके यहाँ आंकड़े हैं हर 1 लाख व्यक्ति में से 300 लोग इस समय कैंसर से ग्रसित हैं। 1 लाख में से हर 300 लोग कैंसर से ग्रसित, और उनकी रिपोर्टें हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक, किडनी फेल, पेनक्रियाज फेल, चर्म रोग, दुनिया भर के रोग। आज कोई भला मानस नहीं बचा जो कोई गोली दवाई खाए बिना जी रहा हो, सब बीमार हैं। आप याद करो, जब ये हरित क्रांति नहीं थी 40-50 साल पहले, उस समय ईमानदारी से बोलो, कैंसर का नाम सुना था क्या? हार्ट अटैक को कोई जानता था? कोई इस शुगर डायबिटीज को जानता था? पेनक्रियाज, किडनी फेल हो गई, कोई जोर सोचता था? कुछ भी नहीं था। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता भाइयों। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा कारणाभावात् कार्य भाव, न तो कारणाभावात् कार्य भाव है। कोई आदमी यूं कहे आपको कि भाई बादल बिल्कुल नहीं थे, बारिश बहुत हुई, क्या हो सकता है? कोई आदमी यूं कहे धुआं बहुत था लेकिन आग बिल्कुल नहीं थी, असंभव है ना? कोई यूं कहे बीमार सब हैं, कारण कुछ भी नहीं, संभव है? बिना कारण के कार्य नहीं। और कारण क्या है? आज गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, अनाज, पानी, दूध, जो भी मैं और आप ले रहे हैं, सब में जहर आ गया है। आज से 20 साल पहले पानी की बोतलें कोई लिए फिरता था क्या? कहीं पर भी पानी पीते थे, पानी शुद्ध था। आज माँ के दूध में भी